वेलकम क्लास। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधे प्रिंसिपल कवर कर लिए थे। इस वीडियो में मैं पूरे प्रिंसिपल कवर कर देने वाला हूं, जो भी 14 प्रिंसिपल बचे थे हेनरी फयोल के। बाकी अगर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी है आप सभी ने तो प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट आप सभी को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली बिजनेस स्टडीज़ में। कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते हुए चलना। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कौन सा है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? पहले देखो, जो वाइट कलर में लिखा है वो उसकी डेफिनेशन है, ब्लैक कलर वाले को सिर्फ आपको समझने के लिए लिखाया हूँ मैं ब्लैक कलर से, ठीक है। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ये है क्या? सेंट्रलाइजेशन रिजर्व द डिसीजन मेकिंग पावर एट टॉप लेवल वाइल डिसेंट्रलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट द पावर एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। यानी अब यहाँ पे दो वर्ड है हमारे पास, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पे सिर्फ टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग करता है। यानी टॉप लेवल, हमारे पास 3 लेवल होते हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में जैसे ओनर CEO हो गए, मिडिल लेवल में मैनेजर्स और लोअर लेवल में वर्कर सुपरवाइजर्स, ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप लेवल जो मैनेजमेंट जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करता है उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा। नहीं, यहाँ पे सारे लेवल्स मैनेजमेंट के जो हैं वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी टॉप लेवल भी, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी। सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग करेगा, डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लेवल, तीनों लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों डिसीजन मेकिंग करेंगे। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में एक लिमिटेशन भी है कि यहाँ पे पावर्स का कई बार मिसयूज़ हो जाता है। ऐसे सिर्फ टॉप लेवल के पास पावर है डिसीजन मेकिंग करने की, तो वो अपना आराम से सूझबूझ के सबके साथ करेंगे। बट यहाँ पे जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो मिसयूजेस हो जाते हैं पावर के। इसीलिए देखो मैंने नीचे लिखा है, सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल डिसीजन लेता है और डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लेवल डिसीजन लेते हैं। बट जहाँ थोड़ा मिसयूज़ हो जाता है पावर्स का, क्योंकि सारे लोगों के पावर है, सबके पास पावर, तो कुछ ना कुछ तो वो लोग मिसयूज़ करेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद है स्केलर चेन। जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? इट्स अ चेन ऑफ कम्युनिटी फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल टू द लोएस्ट लेवल। इट कॉज डेली इन डिसीजन मेकिंग। यानी अब जैसे आपने कहीं पर किया होगा प्रोसेसिंग, आप एक तरीके से समझ सकते हो कि प्रोसेसिंग ऐसा नहीं कि बस आप डायरेक्टली मिल जाओ कि भाई मुझे ये घर लेना है, दिलवा दो। आप पहले किसी मीडिएटर से मिलोगे, फिर मीडिएटर किसी और दूसरे से मिलेगा, जैसे घर बेचना हुआ, जो घर बेचने का ओनर है वो मिलेगा। तो इस तरह काफ़ी सारा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए घर बेचने में आपको थोड़ा समय लगता है या ख़रीदने में समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केलर चेन क्या होता है ना, कि पहले टॉप लेवल के पास डिसीजन होना चाहिए, फिर उसके बाद वो मिडिल लेवल को देगा, फिर लोअर लेवल को देगा। इसलिए इसमें एक लिमिटेशन भी है कि इसमें काफ़ी डिले होता है, वर्क में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, बिकॉज सारे डिपार्टमेंट से होके गुजरना होती है फाइल को। जैसे मान लो कोई फाइल आई है, उसको जाना है 10वें डिपार्टमेंट के पास, और अभी है वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास, तो पहले वो तीसरे के पास जाएगी, फिर चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, ऐसे करते 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 करते। इसी तरह आपने कई बार मीम्स भी देखा होगा कि पहले जो पैसा ओनर को मिलता है वो 10,000 मिलेगा, फिर धीरे 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 करते 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 बीच में जो जितने भी मीडिएटर हैं सबने काटते काटते आखिरी में जो बचा कुछ रहता है वो एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो उस एग्जाम्पल से एक समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्केलर चैन कैन बी ब्रेक यूजिंग गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक क्या है इसको समझ लेते हैं। गैंग प्लैंक, इफ़ एनी डिपार्टमेंट वांट टू टॉक डायरेक्टली विदाउट इन्वॉल्विंग द अदर डिपार्टमेंट, इट कॉल्स गैंग प्लैंक। यानी अगर किसी को काफ़ी जल्दी है कि भाई नहीं, टाइम हमारे पास नहीं है, ये काम करना ही करना, आज तक में ही करना, तो हमें और अदर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना है, तो गैंग प्लैंक के द्वारा वो लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं जो भी दो डिपार्टमेंट है, ठीक है। स्केलर चेन समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्लेस ऑफ एवरी मटीरियल एंड एम्प्लॉय शुड बी फिक्स सो द टाइम एंड एनर्जी विल बी सेव। यानी जितने भी रॉ मटेरियल हैं आपके पास और जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन सारी की जो पोजीशन है, यानी उन सब्जी का जो प्लेस है वो सारी फिक्स रखो। ऐसा नहीं कि भाई आपने एम्प्लॉय बस ले लिया और बोला तुमको जो भी काम मिले वो कर लो, ऐसा नहीं। यहाँ पे काफ़ी डिले हो जाएगा काम में, ठीक है, और काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ आएंगी। बट अगर आपने किसी को कह दिया कि नहीं भाई तुम ये वाली कंपनी है, तुम्हें सिर्फ ये वाले रूम में काम करना है, तो वो एम्प्लॉयज़ हमेशा ऑर्डर रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, तो उसमें टाइम डिले नहीं होगा। वही रिसोर्सेज में आपने पूरा ऑर्डरली रिसोर्सेज नहीं रखा है, अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज है, वेयर हाउस तो बना लिया बट उसमें ऑर्डरली नहीं रखा, तो रिसोर्सेज ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए जो मटेरियल, रॉ मटेरियल एंड एम्प्लॉयज़ की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रखे, जिसमें ऑर्डरली वे में वो काम कर सकते हैं और टाइम की भी बचत होगी। एक एट द एंड आपको बिजनेस को ही फ़ायदा होगा।
नेक्स्ट क्या है, इक्विटी। इक्विटी तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। बिहेवियर शुड बी सेम एंड ट्रीट एवरी एम्प्लॉय इक्वली, इट विल कॉज हॉनेस्टी एंड लॉयल्टी। कोई भेदभाव नहीं करना, यानी ऐसा नहीं कि भाई तू काला है तो मैं तेरे को 10,000 रुपये दूंगा, इस एम्प्लॉय को मैं 10,000 दूंगा बिकॉज ये गोरा है, ठीक है, और ये एम्प्लॉय काला है तो इसे मैं 5,000 दूंगा बिकॉज ये काला है। तो यार भेदभाव ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। सारे को इक्वली मान के चलो, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़, चाहे छोटा हो बड़ा हो काला हो मोटा हो जैसा भी हो, सबको इक्वली मान के चलना है। तो उनके दिमाग में भी ऑनेस्टी बैठेगी ना, लॉयल्टी बैठेगी कि नहीं भाई हमारा ओनर कितना बढ़िया है, इसकी कंपनी के लिए तो काम करना ही पड़ेगा बढ़िया से। तो वो लोग भी बढ़िया से काम करेंगे, एट द एंड आपके बिजनेस को ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। अब इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर प्रॉपर रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सारी जांच पड़ताल के बाद सेलेक्ट करो। अब देखो ऐसा नहीं कि आप बिज़नेस खोल लिया बस आपने लगा दिया कि यहाँ ये वाली बिज़नेस है, जिसको आना है आ जाओ काम कर लो मेरा, ऐसा नहीं है। पहले आपको उसका इंटरव्यू लेना होगा, उसकी ट्रेनिंग देनी होगी, उसको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा बंदा काम कर पा रहा है कि नहीं, बस बैठा ही तो नहीं है, पता चले आके बैठ गया अब हर महीने की 1 तारीख को चला रहा है 10,000 लेने। तो ऐसा नहीं करना है। सारी रिक्वायरमेंट जितना भी प्रोसेस है जो भी आपका होता है, इंटरव्यू लेना, ट्रेनिंग लेना, एनालाइज करना, सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करो, ठीक है। प्रोवाइड अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ सर्विस टाइम टू ऑल द एम्प्लॉयज़। ऐसा नहीं है कि किसी एम्प्लॉय को अब वो काला है तो तुमको 10 घंटा काम करना है, तुम गोरे हो तो तुम आधा घंटे काम करके चले जाओ, ऐसा नहीं है। सबको फिक्स पीरियड ऑफ सर्विस टाइम प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। कि मान लो तुम्हें 9 से 5 करना है, तुम्हें भी 9 से 5, तुम्हें भी 9 से 5, किसी की नाइट ड्यूटी है तो तुम 5 से 10 कर लो, ऐसा, ठीक है। तो एकदम फिक्स टाइम पीरियड प्रोवाइड करना है सारे एम्प्लॉयज़ को। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, जो कि है इनिशिएटिव। इट्स अ पावर ऑफ थिंकिंग आउट अ प्लान एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान, गिव अ चांस टू द एम्प्लॉय टू गिव एन ओपिनियन। यानी अब आप ओनर हो तो ज़रूरी नहीं है सारे डिसीजन मेकिंग आपको ही करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, सभी की बातों को सुनने के बाद डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि आप ओनर बन गए हो तो सारे डिसीजन आप ही लोगे, आप ही सब कुछ है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, एम्प्लॉयज़ को भी अपने डिसीजन बताने हैं कि ये मैं डिसीजन लेने वाला हूँ, या फिर चलो आपको अगर वो चीज़ नहीं लग रहा है अच्छा तो आप भी कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत हो रही है एम्प्लॉय से जाके एक बार बात कर सकते हो। आप ओनर बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको घमंड लाना है अपने अंदर। एम्प्लॉयज़ के बीच में बैठो, उनसे थोड़ी चीज़ बातचीत करो। कभी कभी एम्प्लॉय भी ओनर से ज़्यादा बढ़िया सजेशन दे देते हैं बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। तो बिज़नेस ओनर होने के नाते आपको एम्प्लॉय से भी सजेशन लेना है, सारी चीज़ें को सुनने के बाद ही डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल। 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होगा, जो कि है एस्पिरेट डे कॉर्ड्स। यहाँ पे नीचे एक बार सबसे पहले आप साइन देखना, ये एग्जाम में ज़रूर बना के आना, काफ़ी हेल्प करेगा आपको मार्क्स गेन करने में। ये आई के नीचे क्रॉस का साइन लगाना है, वी के नीचे टिक का साइन लगाना है। अब इसको बताता हूँ मैं, इसका मतलब क्या है। टीम स्पिरिट एंड यूनिटी, यानी यूनिटी बना के चलनी है। टीम वर्क एंड टीम स्पिरिट शुड बी प्रोमोटेड। टीम वर्क करना है, टीम के साथ चलना है। अकेले चलोगे, देखो मोटिवेशनल थॉट अब अपनी जगह हैं, बट बिजनेस में अकेले चलोगे तो कहीं ना कहीं अड़चने आएंगी, बीच में कोई ना कोई इंटरफेयर कर देगा अकेले चलोगे। इसलिए टीम बना के चलो, टीम वर्क करते हुए चलो। 1 और 1 11 होते हैं, ये आप सभी ने सुना होगा। 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। हमेशा मैंने ये किया नहीं बोलना है, हमने ये किया। यानी जैसे कभी आप लोग बोलते हो आई डन दिस, मतलब मैंने ये से किया, बट आपको जब बिज़नेस आप चला रहे हो तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको बोलना है मैंने नहीं, हम सब ने, बिकॉज आपके वर्कर्स ने भी तो मेहनत की ना। आप तो जाके सामान बना के बेचे नहीं हो, आपने सिर्फ ओनर को मतलब कैपिटल लगाई बिजनेस में, वर्कर्स को हायर किया, फिर मार्केटिंग किसी और ने की, सबको पैसा आपने दिया ना। मानता हो पैसा दिया, बट उन लोगों ने भी तो हेल्प करी ना आपकी एक तरह एक। तो हमेशा मैंने ये किया नहीं बोलना है, हमने ये किया इसे बोलना है, जिससे आपकी मतलब वर्कर्स के बीच में लॉयल्टी पैदा होगी और हॉनेस्टी पैदा होगी। यार ओनर हमें भी क्रेडिट दे रहा है इस ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फयोल कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से आगे इसको कवर करेंगे इस चैप्टर को, और मुश्किल से 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को कवर कर देंगे। उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलता है आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।